अच्छा जी, आज हमारी जो है वो लास्ट क्लास है एसक्यूएल की, जिसमें हम ये देखेंगे कि यूजर्स क्या होते हैं, यूजर्स को एक्सेस कैसे देते हैं, यूजर्स के प्रिविलेजेस क्या चीज़ होती हैं। प्रिविलेजेस का मतलब पता है? प्रिविलेजेस का मतलब ये होता है कि उसको दिए हुए राइट्स। ठीक है, आप जो है वो रोड में कहीं पर भी घुस सकते हो, घूम सकते हो, लेकिन आप कहो मैं कारसाज के अंदर चले जाऊँ, मैं आप GHQ में आप इस्लामाबाद में हर जगह पे, पिंडी में हर जगह घूम सकते हो, लेकिन आपको GHQ के अंदर एंटर कर दो तो वहाँ पर राइट्स है। ठीक है ना, तो उसको कहते हैं प्रिविलेज। आपको प्रिविलेज है या प्रिविलेज नहीं है। तो इसी तरह ओरेकल के यूजर को भी प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। कौन देता है प्रिविलेज? एडमिनिस्ट्रेटर देता है। एडमिनिस्ट्रेटर इसमें क्या कहलाता है? सिस कहलाता है। सिस एज सिसडीबीए, सिस एज सिसडीबीए इसका सुपर यूजर है। ठीक है भाई, उसको सब राइट्स, उसको ये भी राइट है कि डेटाबेस को पूरी डेटाबेस बंद कर दे, चलती हुई डेटाबेस बिठा दे, उसको ये भी राइट। ठीक है, क्योंकि वो यूजर है। सबसे पहले जब इंस्टॉल करते हुए सबसे पहले किसका हमने पासवर्ड दिया था? कौन सा यूजर था? सिस का। ठीक है, SID जब हमने डिफाइन की थी, पहला जब इंस्टॉलेशन के पहला पेज, उसमें सिस का पासवर्ड हम देते हैं। सिस यूजर ही दूसरे यूजर बनाता है, सिस यूजर ही दूसरे यूजर बनाता है। अब सिस यूजर जो है वो दूसरे यूजर बनाता है, कैसे बनाएगा? सिस यूजर ने यूजर बना दिया, इसके बाद यूजर बनाने के बाद उसको दिए जाते हैं राइट्स। क्या दिए जाते हैं? राइट्स। अब सिस ने यूजर बना दिया, यूजर हमने बना दिया खलील के नाम से, एक स्कॉट यूजर था, अब यूजर बना दिया हमने खलील। अब खलील यूजर बन तो गया है, लेकिन जब खलील अपने पासवर्ड से जब लॉगिन करेगा तो लॉगिन करने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं दिया जाएगा? कि भाई उसको यूजर तो बना दिया मैंने, लेकिन उसको प्रिविलेजेस नहीं असाइन किए गए। उसको कौन सा प्रिविलेज है जो असाइन नहीं हुआ? कनेक्ट। डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हो सकता, डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हो सकता तो उसको कनेक्शन के राइट्स नहीं है। समझ आ रही बात? ठीक है, अब कोई टेबल बनाने बैठा हो, ठीक है, उसको कनेक्ट के राइट दे दिए। किसने दिए? सिस ने। किसको? खलील को। खलील यूजर को तो राइट दे दिए, भाई कनेक्ट हो जाओ, कनेक्शन के राइट्स आ गए। अब खलील यूजर कनेक्ट हो गया, खलील यूजर ने शो यूजर किया, क्या जवाब आया? खलील। ठीक है, इसके बाद उसने कहा क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स इन्फो, पूरी कहानी लिख दी, एंटर किया, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा के कहेगा इनसफिशिएंट प्रिविलेज। क्या कहेगा? इनसफिशिएंट प्रिविलेज। इनसफिशिएंट प्रिविलेज का क्या मतलब है कि भाई आपको ये राइट, आपको ये हक हासिल नहीं कि आप अपने यूजर में क्या बना सको। ठीक है भाई, सही है। तो अब क्या किया जाए? अब फिर सिस को कहेंगे भाई इसको क्रिएट के राइट दे दो। अब क्रिएट के राइट्स दे दो तो क्रिएट किसके? क्रिएट टेबल के राइट्स दे दो, फिर अपडेट के राइट्स दे दो, फिर डिलीट के राइट्स दे दो। तो वो वन बाय वन करके सब राइट्स दिए जाते हैं। ठीक है भाई, किसी भी यूजर को। लेकिन सबसे बेस्ट मेथड ये होता है कि अगर उस यूजर को वो राइट्स दे दिए जाएं जो कि DBA के पास है, जो सिस के पास राइट्स है, अगर वो उसको राइट्स दे दिए जाए कि भाई हाँ भाई सिस एक यूजर है, खलील को भी यूजर बनाया, इसको राइट्स दे दिए। कौन से राइट्स दे दिए? DBA के राइट्स को क्या होते हैं? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के, उसके पास सारे राइट्स होते हैं। उसको फिर हर चीज सिस से मांगने की जरूरत नहीं है, एक ही लाइन में सारे राइट्स दे दिए जाते हैं और बना दिया जाता है। ठीक है भाई, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं? हम नॉर्मली जो हमारी डेटाबेसेस होती है, कंपनीज की जो डेटाबेस, उसके अंदर हर यूजर के अपने हर यूजर के स्कीमा अलग अलग नहीं बनाए जाते। ठीक है भाई, वहां पर एक ही स्कीमा बना दिया जाता है और उस स्कीमा के अंदर एक टेबल बना दिया जाता है। उस टेबल के अंदर जितने भी यूजर होते हैं ना, जो यूजर है, उनके नाम लिख दिए जाते हैं और उनका स्कीमा उनके जो है वो यूजर बना दिए जाते हैं। यूजर का टेबल बना दिया जाता है और यूजर के टेबल में उनके यूजर के नाम और यूजर का पासवर्ड डाल दिया जाता है। ठीक है भाई, यूजर का नाम और
यूजर का पासवर्ड डाल दिया जाता है, स्कीमा नहीं बनाया जाता। स्कीमा एक ही होता है जो सुपर स्कीमा कहलाता है, मेन स्कीमा होता है। हाँ, अगर आपको वक्त के साथ साथ आपको ये हो जाए, ठीक है एक स्कीमा और बना दें, इसके अंदर इतने सारे टेबल्स हो गए, इतने सारे टेबल्स हो, अब हमारी कंपनी में जो मैंने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ उसमें तकरीबन 19 से 20 मॉड्यूल है और उसमें एक ही स्कीमा है। कनेक्ट कितने लोग हो रहे हैं? मोर देन 150 यूजर्स कनेक्ट हो रहे हैं उसमें, 150 यूजर्स में कनेक्ट हो रहे हैं, HR वाले भी, प्रोडक्शन वाले भी, सब। तो वो उसके लिए अलग अलग स्कीमा नहीं बनाया मैंने, बल्कि एक ही टेबल के अंदर क्या किया, कॉलम लगा दिए, तो यूजर नेम, पासवर्ड, कब ये बना है, और उसकी दो तीन चीजें कि भाई कभी अगर किसी यूजर को ब्लॉक करना हो तो उस ब्लॉक के लिए वो लेकिन एक ही स्कीमा बनाया उसके अंदर वो लिख दिया, जो हर जगह ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये जो यूजर की बात कर रहे हैं, ये हम उसी यूजर की बात कर रहे हैं, हम उसी स्कीमा की बात कर रहे हैं जो डेटाबेस में बनाया जाता है, जिसका स्कॉट एक स्कीमा है, HR एक स्कीमा है। ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे ये नॉर्मल स्कीमाज है, इन सबको किसी को भी DBA असाइन नहीं है। तो DBA असाइन कर लो। सबसे पहले होता यही कि जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो तो एक स्कीमा बनाया जाता है और उसको DBA दे दिया जाता है कि भाई तू DBA, तेरे पास सब राइट्स है। ठीक है, और वो स्कीमा होता है, वो मेन स्कीमा होता है। लेकिन जो है EBS में या ओरेकल के SAP हो गया, ये बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर हैं जो ओरेकल के साथ कनेक्शन बनाया है, उसमें हर यूजर का अलग स्कीमा बनाया जाता है। अब हर यूजर का स्कीमा अलग बनाने के लिए ओरेकल ये कहता है कि भाई जितने यूजर होंगे ना उतने का लाइसेंस लो। ओरेकल का जो है तकरीबन हमने लास्ट टाइम पता किया तो 25 यूजर का लाइसेंस जो है वो 1,45,00,000 रुपए का, 25 यूजर्स का मतलब स्कीमा, एक स्कीमा बना लो, दूसरा स्कीमा बना लो, तीसरा स्कीमा, तो ओरेकल है महंगा बहुत। तो इसकी जगह हम क्या करते हैं, एक स्कीमा बना लेते हैं, एक स्कीमा के पैसे दे देते हैं और बाकी एक ही टेबल के अंदर सारे यूजर मैनेज कर देते हैं। वो हम जब सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो आपको फिर बताएंगे कि भाई एक ही टेबल के अंदर किस तरह यूजर्स को मैनेज किया जाता है। ठीक है भाई, तो अब हम चलते हैं यूजर बनाने को। यूजर कैसे बनेगा? क्या स्कॉट यूजर बना सकता है? हाँ उसामा, नहीं बना सकता ना। स्कॉट क्या है? स्कॉट तो खुद यूजर है, वो तो बेचारा खुद उससे मांग के गुजारा कर रहा है। अच्छा भाई, ये इसके पास जो है वो राइट्स होते हैं। क्रिएट सेशन के राइट्स होते हैं, सेशन बनाने के। क्रिएट टेबल के राइट्स अलग है, क्रिएट व्यू के राइट्स अलग है, क्रिएट प्रोसीजर के राइट्स अलग है। सिस DBA पूरा दे सकते हो, सिस ऑपरेशन ये भी दे सकते हो। ये यूजर, ठीक है। अब देखें ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस में क्या होते हैं। प्रिविलेजेस क्या है? जिस तरह टेबल्स हैं, टेबल बनाने के लिए सेलेक्ट के राइट्स, इंसर्ट के राइट्स, अपडेट के राइट्स, डिलीट के राइट्स, अल्टर के राइट्स। व्यूज है, व्यूज हमारा टॉपिक गुजर गया, आप आए नहीं, तो व्यूज जो है वो अहम है। व्यूज के अंदर सेलेक्ट, इंसर्ट, व्यूज बनाना तो आता है ना आपको? हाँ, टेबल को ज्वाइन करके क्रिएट व्यू कर देना। व्यूज हैं, व्यूज में भी सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। अब कहोगे इंसर्ट अपडेट डिलीट कैसे? तो मैंने बताया था एक ही टेबल से एक ही व्यू बनाओ तो उसमें इंसर्ट अपडेट डिलीट भी हो सकते हैं, लेकिन अगर मल्टीपल टेबल को लेके कॉम्प्लेक्स व्यू बनाओगे तो उसमें इंसर्ट अपडेट डिलीट नहीं हो सकता। नीचे सीक्वेंस मैंने बताया था, सीक्वेंस बनाए जाते हैं, लेकिन सीक्वेंस अब ओल्ड फैशन हो गया। अब क्या, अब मैक्स की क्यूरी से बनाई जाती है क्यूरी। पैकेजेस, प्रोसीजर्स, फंक्शंस, ये प्रोसीजर फंक्शंस वगैरह PLSQL में पढ़ोगे आप। एग्जीक्यूट, डिबग, डायरेक्टरीज, रीड, राइट, पब्लिक। अच्छा, ये होते ये हैं कि टेबल है ना, अब टेबल में कौन कौन से राइट्स हैं नजर आ रही सबको? टेबल में कौन कौन से राइट्स हैं? सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ऑल्टर। व्यूज के अंदर कौन कौन से राइट्स हैं? सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। अब जब इसी कमांड को लिखा जाता है तो कहते हैं, ऐसे लिखा जाता है, ग्रांट सेलेक्ट ऑन टेबल टू फला यूजर, ग्रांट इंसर्ट इनटू टेबल टू यूजर। यानी कि हर कमांड के लिए, हर राइट्स के लिए अलग अलग कमांड बनाई जाती है। समझ आ रही है?
अगर इसकी जगह ये किया जाए कि एक प्रोसीजर बनाया जाए और उसके अंदर 4-5 कमांड एक साथ लिख दी जाए, तो उसको कहते हैं रोल। क्या कहते हैं? रोल दे देना, रोल असाइन कर देना। ठीक है, तो रोल पब्लिक रोल भी होता है और नॉर्मल रोल भी होता है। ठीक है, तो एक पूरा रोल बना के दे देते हैं, उस रोल के अंदर सारी चीजें होती हैं। अगर किसी को रोल को असाइन कर दो तो क्या होगा, उस रोल के अंदर जो जो राइट्स होंगे वो उस यूजर को मिलते हैं। पैकेज है, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप ऑर्डर करते हैं, यार एक टिक्का फला ये फला ये फला ये, ठीक है, लेकिन आप तो अगर वो कहे कि सर ये हमारा जो है वो है क्या कहते हैं, डील का लफ्ज़ यूज करते हैं, ये डील है। अब डील है, उस डील के अंदर आपको कह दिया ये इतने और इसकी 500 रुपए की डील है। आप उसको कहोगे डील तो ये 2 चीजें हटा दो, तो क्या डील का हो जाएगी? इसका मतलब क्या है, ये डील में पूरा पैकेज है, तो ये रोल भी एक पूरा पैकेज दे दिया। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं, इसको बंद करते हैं, इसको ओपन करते हैं। हम यहां पर लिखते हैं sys as sysdba, पासवर्ड क्या था, orcl ऐसे ही था ना। एक तो ये बंद कर दिया, एक दोबारा स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर एक स्कीमा बनाते हैं, इन्वेंट्री का। हम अपने जो है वो जो इसमें हम बता रहे थे कि हम एक सॉफ्टवेयर को लेके चलेंगे, वो सॉफ्टवेयर है इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर। हम किसी भी कंपनी का एक इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर इसमें बनाएंगे। ठीक है, इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर, हमारा फोकस है इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर। अब इन्वेंट्री के लिए आप सोचो कहाँ का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, किस चीज का होना चाहिए जिसमें ज्यादा आइटम हो जाए। फार्मास्यूटिकल भी हो सकता है, जनरल स्टोर ले लो, और एक ही बात हो गई ना, मेडिकल और फार्मास्यूटिकल। और क्या हो सकता है खलील? वो तो हो गया जनरल स्टोर, आगे चलो, वो भी एक ही हो गया, आगे चलो, इलेक्ट्रिक स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, कंप्यूटर एक्सेसरीज वाले। ठीक है ना, तो ये अब जो है वो एक हम सॉफ्टवेयर जो है वो इन्वेंट्री का ले लेंगे। तो इन्वेंट्री का जो सॉफ्टवेयर होता है वो ऐसा होता है कि किसी को भी दे दो, उसने अपने कोड बोलना है, क्योंकि वो कोड प्रोडक्ट कोड जो होता है, प्रोडक्ट कोड में आप जो है वो पैरासिटामोल डालो या लैपटॉप डालो या जो है वो पूनम की दाल डालो, तो वो उसको थोड़ी पता, तो बोल रहा है कि भाई अपने लिंक आपको है, उसके अंदर जो आप फिट करोगे यही आप आगे यूज करोगे उस लिंक को। ठीक है, तो हम एक जनरल इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर जो है वो उसको बनाएंगे, फिर हम आगे देखेंगे। ठीक है भाई, अच्छा भाई, अब हम क्या कर रहे हैं, हम इन्वेंट्री के नाम से एक जो है वो स्कीमा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इन्वेंट्री। अब हम इन्वेंट्री अगर हो, क्या पता हो सकता है हमने सोचा स्कीमा बन गया उसके अंदर, इन्वेंट्री इन व्हेन, यही स्पेलिंग है इन्वेंट्री की, नहीं नजर आ रहा, ये तो मसला है, अब क्या करूंगा, प्रोजेक्टर तो लगाने चला। ठीक है, इन्वेंट्री, हम ये काम करते हैं, छोड़ो, इन्वेंट्री की जगह स्टोर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? स्टोर, STORE, स्टोर। और इसका पासवर्ड भी लिखते हैं स्टोर। क्या लिखते हैं? स्टोर। एंटर। क्या कह रहे हैं ऊपर? इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, लॉग ऑन डिनाइड, लॉग ऑन डिनाइड। हमने कहा ठीक है, हाँ अब हम बनाए नहीं राइट्स कहाँ से बनाए नहीं एक चीज। ठीक है, हम यहाँ पर कहते हैं क्रिएट टेबल, व्यू बनाया, क्रिएट व्यू, ऐसे ही किया ना सब, जो किया हमने, क्रिएट यूजर स्टोर। फिर हमने कहा आइडेंटिफाइड, पासवर्ड की जगह पे कहते हैं आइडेंटिफाइड बाय, ग्रुप बाय, आइडेंटिफाइड बाय, ऑर्डर बाय, आइडेंटिफाइड बाय। ठीक है, आइडेंटिफाइड बाय इसका पासवर्ड।
हमने कहा यूजर स्टोर है तो पासवर्ड भी हम इसका स्टोर लिख देते हैं। क्या लिख दिया हमने? स्टोर। जी भाई क्या कह रहा है? यूजर क्रिएटेड, इसका मतलब है यूजर बन गया। इस तरह स्क्वाड का यूजर बना हुआ, इस तरह ये भी यूजर बन गया। चलो भाई हम चलते हैं, अब हम करते हैं स्टोर। हाँ, अब एरर को छोड़ दिया, अब उसने इनवैलिड यूजर एंड पासवर्ड नहीं दिया, बल्कि क्या कह रहा है? यूजर स्टोर लेक्स, यूजर स्टोर के पास मसले, क्या मसले हैं? क्रिएट सेशन प्रिविलेज, इसके पास क्रिएट सेशन का प्रिविलेज नहीं है, ये सेशन ये बना नहीं सकता। जिस तरह ये सेशन बना हुआ है इस तरह इसके पास ये सेशन बनाने की प्रिविलेज नहीं है। हमने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, बता दिया हमने, ठीक है। अब हम कहते हैं, अब हम क्या करेंगे? क्रिएट सेशन के इसको जो है प्रिविलेज देंगे। क्या देंगे? प्रिविलेज देंगे। अब कहेंगे हम, अब देखो हम किससे कनेक्ट हैं? जिससे हम उसको राइट दे रहे हैं, हम सिस से कनेक्ट हैं। किससे कनेक्ट है? हम सिस से कनेक्ट है। सिस इसको चीजें देगा। हम कहेंगे ग्रांट क्रिएट सेशन टू, ग्रांट क्रिएट सेशन टू किसको? ग्रांट क्रिएट सेशन। देखो पहले तो क्रिएट किया ना, यूजर बन गया। अब इसके बाद क्या कहते हैं? कहते हैं प्लीज ग्रांट मी 1 डे लीव। याद है एप्लीकेशन लिखते थे, तो ग्रांट का मतलब क्या है? देना, ठीक है, अनायत करना, देना। तो हमने कहा सिस ने अनायत कर दी। क्या अनायत कर दी? क्रिएट सेशन के राइट दे दिए। क्रिएट सेशन क्या है? राइट से। क्रिएट सेशन क्या है? राइट है, प्रिविलेज है। राइट्स या प्रिविलेज एक ही है। क्या है ये? प्रिविलेज है। प्रिविलेज किसको दे दिया? स्टोर को। अब हम आते हैं दोबारा, अब हम स्टोर के पास आते हैं। अब स्टोर खुश, मिल गई दोनों चीजें, स्टोर और स्टोर। हो गया भाई, ठीक है। अब स्टोर आता है, आप कहते हैं शो यूजर स्टोर, ठीक है भाई। क्या आ गया है? शो यूजर स्टोर आ गया। इसका मतलब है स्टोर बन गया। सर अभी ये क्रिएट कर सकते हैं? करते हैं, जबरदस्त, अच्छी बात की। क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल हमने कहा डमी, ठीक है। एक ही कॉलम लिख दिया हमने। क्या लिख दिया? एक ही कॉलम लिखा हमने, ब्रैकेट बंद। क्या कह रहा है? इनसफिशिएंट प्रिविलेज। भाई उसको किस चीज के राइट दिए थे? क्रिएट सेशन के। तो क्रिएट सेशन मिल गया उसको, क्रिएट सेशन कर दिया। अब उसे क्रिएट टेबल के राइट्स थोड़ी है उसके पास। तो अब सिस क्या करेगा? उसको क्रिएट टेबल के राइट्स देगा, ठीक है। तो जितने राइट्स उसने एक लाइन में लिखे हुए हैं हम 1 बाय 1 करके दे रहे हैं कि भाई क्रिएट सेशन। अब आप एक साथ भी राइट दे सकते थे, क्रिएट सेशन, क्रिएट टेबल, क्रिएट सीक्वेंस, क्रिएट व्यू, आप सब राइट दे सकते हो। हमने कहा पहले इसको देते हैं। ये कौन देगा इसको राइट्स? सिस। हम किससे कनेक्ट हैं इस वक्त? स्टोर से। हम सिस के पास जाएंगे, हम कहेंगे भाई ग्रांट क्रिएट टेबल टू स्टोर, ठीक है भाई। अब हम जाएंगे इसके ऊपर, अब हम एक डमी ये बनाएंगे। क्या करेंगे? क्रिएट टेबल डमी, और एक कर दिया हमने ए वर्चार 2 और फिर हमने 4, ठीक है, और ब्रैकेट बंद। अच्छा, मिसिंग राइट पैरेंथेसिस, क्या कह रहा है ये? अच्छा, नो टेबल स्पेस, नो प्रिविलेजेस ऑन टेबल स्पेस यूजर्स। अब इस पे जो है वो यूजर प्रिविलेज भी देनी पड़ेगी उसको। आ गया ये ना।
देखो प्रिविलेज क्या चीज है, अपना टेबल स्पेस क्या चीज है। टेबल स्पेस ये है कि एक यूजर आपने दे दिया, ठीक है। टेबल स्पेस होता है पूरी बाउंड्री, पूरा एरिया, ठीक है। बेंगलोर जो होते हैं उसमें क्या होता है, चार दीवारी होती है ना, उसके अंदर घर बनाया जाता है, ठीक है। इसी तरह एक पूरा एरिया है जो हमने असाइन कर दिया, वो क्या कहलाता है, टेबल स्पेस। और उसके अंदर फिर उसने घर बना दिया, उसने उसके अंदर टेबल बना दिया, तो टेबल स्पेस के अंदर क्या बनाए जाते हैं, टेबल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। टेबल स्पेसेस के अंदर टेबल बनाया जाता है। तो डिफॉल्ट टेबल स्पेस कौन सा यूज होता है, यूजर्स। डिफॉल्ट टेबल स्पेस किसी भी डेटाबेस के अंदर जो यूज होता है वो यूजर टेबल स्पेस यूज होता है। कौन सा यूज होता है, यूजर टेबल स्पेस होता है। सॉरी नहीं, एक मरतबा असाइन होता है, एक नंबर, हर टेबल के नहीं है, एक मरतबा उसको टेबल स्पेस, यूजर टेबल स्पेस का राइट दे दी जाता है किसी भी स्कीमा को। अब ये यूजर नहीं रहा, अब ये स्कीमा बन गया, ठीक है। जो ये क्रिएट सेशन के राइट्स आ गए, उसको राइट्स जैसे जैसे आ जाएंगे, जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, तो वो यूजर से क्या बन जाता है, स्कीमा बन जाता है, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखें, यहां पर जो है वो टेबल स्पेस के अंदर कोटा सिस्टम होता है ना, CQUATAS, ठीक है, सोर्स लगाना, ठीक है। तो वो कोटा असाइन किया जाता है। क्या असाइन किया जाता है, कोटा असाइन किया जाता है, QUOTAS कोटा, ठीक है। अब हम ये लिखेंगे कि यूजर अंडरस्कोर TS अंडरस्कोर कोटास। अब हम ये यहाँ पर लगाएंगे, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, क्या लगाया था, यूजर अंडरस्कोर TS अंडरस्कोर QUOTAS कोटास। कह रहा है नो रो सेलेक्टेड, नो रो सेलेक्टेड, ठीक है। कि इसके बाद जो है वो कोई कोटा असाइन नहीं हुआ उसको, ठीक है। टेबल स्पेस में कोई भी कोटा असाइन नहीं हुआ तो जब यूजर, अच्छा ये वो मेथड है जिस पे हम 1 बाय 1 करके इसको राइट्स दे रहे हैं। एक यूजर बनाऊंगा जिसको कोई इतनी सारी पंचायत करने की जरूरत ही नहीं, एक लाइन लिखोगे सब राइट्स मिल जाएंगे इसको, ठीक है। लेकिन 1 बाय 1 कैसे राइट्स होते हैं ये भी आपको आना चाहिए ना, उसे दिखाओ। अच्छा, इसके बाद जो है वो यूजर टेबल स्पेस जो होता है, यूजर टेबल स्पेस, वो इस डेटाबेस के अंदर जितने भी यूजर्स होंगे ना, सब उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन उसकी जो लिमिट होती है, उसमें जो MBs की या GB की लिमिट होती है, वो उस स्कीमा को बताना पड़ता है कि भाई 5 MB की 5 MB की लिमिट दे दो, ठीक है, 10 MB की लिमिट दे दो, 1 GB की लिमिट दे दो, कितनी लिमिट दे दो, तो उसमें से उसको कोटा असाइन किया जाता है। क्या असाइन किया जाता है, कोटा उसमें से असाइन किया जाता है। देखो उन्होंने SQL में भी वर्ड कैसे यूज किया कोटा, ये पूरा जो है कोटा सिस्टम पे है। तो भाई हम क्या करेंगे, हम अल्टर यूजर, अब क्या करेंगे, अब यूजर बन गया, अब क्रिएट यूजर नहीं होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अल्टर यूजर को ग्रांट नहीं कर रहे हैं, कोई चीज असाइन नहीं कर रहे हैं, कोई प्रिविलेजेस नहीं दे रहे उसको, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, यूजर को अल्टर कर रहे हैं। तो अल्टर यूजर का नाम कोटा 5M ऑन यूजर्स, 5M का हम इसको कोटा दे रहे हैं, ठीक है। ज्यादा भी दे सकते हो, एक नॉर्मल उसके लिए अल्टर यूजर सर ऐसे कितना होता है, जैसे स्पॉट को दिया हुआ है 1 GB है, 1 GB होता आपकी हार्ड ड्राइव पे डिपेंड करता है, क्या हार्ड ड्राइव कैसे लेंगे, उस पर टेबल स्पेस कितनी होती है, ठीक है भाई। अल्टर यूजर कौन सा यूजर है भाई, स्टोर, अल्टर यूजर स्टोर QUO कोटा 5M ऑन यूजर्स। हमने कह दिया 5M का जो है कोटा इसको दे दो, किसको दे दो, स्टोर। अब हम यहाँ पर आते हैं, अब हम इसको दोबारा चलाते हैं, कुछ मिला इसको, कितना, इसको कितने बाइट्स का कोटा मिल गया, देख रहे हो, मैक्सिमम बाइट्स।
ठीक है, स्टार्टिंग में नाम लिखा है यूजर्स कौन से टेबल स्पेस को, इस स्कीमा को टेबल का नाम नहीं बताया, टेबल पे नहीं दिया मैंने किसी टेबल पे नहीं दिया। ये टेबल स्पेस डेटाबेस के अंदर बनी हुई है। यूजर का नाम नहीं बताया, यूजर तो कनेक्ट है ना, जिस यूजर में कनेक्ट हो, अच्छा जिस यूजर से कनेक्ट हो उसी यूजर का बनाएगा, हाँ उसी यूजर का बताएगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ दोबारा क्रिएट टेबल, हर स्कीमा पे अलग अलग देगा ना। ठीक है, टेबल क्रिएट, तो टेबल क्रिएट करने से पहले उसको क्या असाइन होना चाहिए, कोटा असाइन होना चाहिए। टेबल स्पेस आप डेटाबेस की टेबल स्पेस यूज करो या टेबल स्पेस अलग बना लो, ये फिर पूरा डीबीए का टॉपिक है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का टॉपिक है, जिसमें क्या होता है आप टेबल स्पेस अलग बना लो। हम जिस तरह कंपनीज में करते हैं तो कंपनीज में टेबल स्पेसेस अलग बना लो। क्यों? क्योंकि अभी तो 5 रिकॉर्ड है, बाद में 50 लाख रिकॉर्ड भी तो आएंगे, तो उसी यूजर टेबल स्पेस के अंदर जब जाता रहेगा फिर उसमें से निकालना आएगा, तो हम उसको पार्टीशन ब्रेक कर देते हैं, उसके टेबल स्पेसेस अलग अलग कर देते हैं, ताकि 4 टेबल स्पेस बना लिए, 5 टेबल स्पेस बना लिए, जो कंपनी का जो डीबी होता है वो इस काम कर जाता है। तो फिर जो टेबल है वो टेबल के अंदर जो डेटा है वो खुद ही टेबल अपने टेबल स्पेसेस पे से डेटा लेके आता है, इतना फ्रीक्वेंट होता है, इतना प्लग झमकते होता है, पता ही नहीं चलता। ठीक है भाई, तो हमने क्या किया, पहले इसको राइट्स दिए हैं किसने, सिस ने इसको यूजर्स टेबल स्पेस में से 5 MB का कोटा असाइन किया। ठीक है, और फिर उस 5 MB के कोटा को यूज करते हुए उस यूजर ने एक टेबल बना लिया। क्लियर है भाई? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये कहते हैं सेलेक्ट ए फ्रॉम डमी। सेलेक्ट ए फ्रॉम डमी, तो क्या कह रहा है ये, नो रो सेलेक्टेड, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। हमने कहा ठीक है, हमने कहा क्रिएट व्यू डमी व्यू, एक व्यू का नाम, एक व्यू बनाया, इसमें किसका नाम क्या रखा हमने, डमी व्यू, एज सेलेक्ट ए फ्रॉम डमी। अब हम क्या बना रहे हैं, व्यू बना रहे थे, अब हम क्या बना रहे थे, व्यू। टेबल तो बना लिया, टेबल बन गया, डेटा आ गया, अब हमें कोटा वगैरह टेबल स्पेसेस की जरूरत नहीं। अब हम क्या बना रहे हैं, हम व्यू बना रहे हैं। अब व्यू बनाने गए तो क्या ले लीजिए इसमें, आप कह रहे हैं इनसफिशिएंट कर देते, तो भाई व्यू बनाने के राइट्स नहीं है आपको। ठीक है भाई, क्या करें, आप सिस के पास जाएंगे, अब हम कहेंगे हाँ भाई सिस इसको राइट दे दो, क्या दे दो, क्रिएट व्यू टू स्टोर। ठीक है भाई, अब हम कहेंगे सेलेक्ट, सॉरी, क्रिएट व्यू डमी व्यू एज सेलेक्ट ए फ्रॉम व्यू भी क्रिएट हो गया। ठीक है भाई, व्यू भी क्रिएट हो गया। क्लियर है भाई? अब हम इसको जाते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डमी व्यू, तो जब टेबल के अंदर डेटा नहीं है तो व्यू के अंदर भी डेटा नहीं आएगा। व्यू के अंदर डेटा कहाँ से आता है, टेबल से आता है, तो टेबल, उस टेबल को लेते हुए अपने व्यू बनाया, तो जब टेबल के अंदर डेटा नहीं है तो व्यू के अंदर भी डेटा नहीं है। समझ आई भाई? तो ये होता है यूजर की पूरी कहानी। यूजर को इस तरह राइट्स दिए जाते हैं। यूजर पहले बनाता है, कौन बनाता है, सिस बनाता है, इसके बाद उसको राइट्स देता है। आप 1 बाय 1 करके दे दो या एक ही लाइन में पूरे राइट्स लिख दो, एक ही लाइन में सारे राइट्स लिख दो। आप कह दो कि भाई क्रिएट ग्रांट, कौन दे रहा है, सिस, ग्रांट क्रिएट सेशन, क्रिएट टेबल, क्रिएट सीक्वेंस, क्रिएट व्यू, क्रिएट प्रोसीजर। ठीक है, जितने भी क्रिएट प्रोसीजर, क्रिएट फंक्शन टू यूजर का नाम। अब यूजर आपके पास कनेक्ट हो गया,
अब यूजर आपके पास कनेक्ट हो गया है। देखें यूजर ये है, ये यूजर कौन सा यूजर है? ये स्टोर यूजर। अगर इस स्टोर यूजर को स्क्वाड के स्कीमा से टेबल को देखना हो, अगर इस यूजर को स्क्वाड के स्कीमा से, स्क्वाड का स्कीमा भी जैसे टेबल में इसी डेटाबेस में बनेगी, तो अगर इस यूजर को स्क्वाड के स्कीमा से EMP का टेबल देखना हो तो क्या ये देख सकता है? नहीं देख सकता। तो फायदा क्या हुआ रिलेशनल डेटाबेस का? देख सकता है। हाँ देख सकता है। कैसे देख सकता है? किससे कनेक्ट हो? स्टोर से। हमने कहा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम। अगर मैं इसमें लिखूं डमी तो क्या लिखोगे? डमी का मतलब क्या है? इसी के अंदर जो स्कीमा, इसी के अंदर जो टेबल बना हुआ है इस स्कीमा के अंदर। लेकिन मुझे क्या लेना है? मुझे तो स्क्वाड के स्कीमा का EMP का टेबल लेना है, तो मैं लिखूंगा स्क्वाड डॉट EMP। क्या लिखूंगा? स्क्वाड डॉट EMP। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्क्वाड डॉट EMP। तो इसका मतलब क्या है? मैंने स्क्वाड के स्कीमा से EMP का टेबल चाहिए, यही है ना स्क्वाड के स्कीमा। तो ये कह रहा है टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, केवल टेबल या व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन इसको ये मैसेज नहीं देना चाहिए, इसको मैसेज देना चाहिए कि आपके पास राइट्स नहीं है, प्रिविलेज नहीं है। खैर बहरहाल अब हम एक काम करते हैं, किसी भी दूसरे स्कीमा से डेटा उठाने का तरीका यही है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्क्वाड डॉट EMP। ठीक है, अब हम स्क्वाड से कनेक्ट करते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं? स्क्वाड से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, पहला सिस है, दूसरा स्टोर है और तीसरा स्क्वाड है। हमने कहा स्क्वाड से कनेक्ट होगा, हमने कहा ग्रांट। अब स्क्वाड जो है ना, स्क्वाड इसको क्रिएट सेशन के राइट्स नहीं दे सकता। स्क्वाड ना ये यूजर बना सकता है, स्क्वाड ना बने हुए यूजर को कोई राइट्स दे सकता है। कौन कौन से राइट? क्रिएट टेबल के, क्रिएट व्यू के, और जो है वो क्रिएट प्रोसीजर के, क्रिएट फंक्शन के। उस वक्त तक नहीं दे सकता जब तक ये एडमिनिस्ट्रेटर ना हो। अगर इसके पास भी राइट्स होंगे, अगर ये खुद भी DBA इसके पास जो है DBA के प्रिविलेज होंगे तब तो ये दे सकता है। लेकिन स्क्वाड एक नॉर्मल यूजर हुआ तो ये उसको राइट्स नहीं दे सकता है। देखें, ग्रांट क्रिएट टेबल टू स्टोर, क्या कह रहा है? इनसफिशिएंट प्रिविलेज। क्यों भाई? तुम्हारे पास तो राइट्स ही नहीं है, तुम अपने आप को संभालो, तुम क्या दूसरों को दे रहे हो? कि भाई तुम्हारे पास तुम्हारी चीजों के राइट्स हैं, तुम अपनी चीजें किसी को दे सकते हो। मेरी एक प्रॉपर्टी है, आपकी अपनी एक प्रॉपर्टी है, वो आपसे मेरी प्रॉपर्टी मांग रहा है, तो एथिकली होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आप अपनी चीज दे सकते हो लेकिन किसी दूसरे की चीज नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसी तरह, लेकिन अगर आपको जो मेरी चीज है उसमें मैं कहूँ यार ये आपकी भी चीज है, आप अगर किसी को देना चाहो तो दे दो, तब ये आपसे मांगेगा तो दे सकते हो गए ना। जब कंफर्मेशन हो गई कि भाई एक चीज आपकी भी एक चीज मेरी भी है, तब तो आप दे दो। ठीक है, इसमें भी ऐसा ही है। इसमें अगर स्क्वाड अगर खुद उसके पास सिस वाले राइट्स हैं तब क्या, तब तो वो दे सकता है, लेकिन उसके पास सिस वाले राइट्स ना हो तो फिर वो आगे नहीं दे सकता। वो क्या दे सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ अपनी चीजें दे सकता है। तो स्क्वाड आगे क्रिएट सेशन, क्रिएट टेबल का जो प्रिविलेज स्टोर को नहीं दे सकता, लेकिन ये क्या दे सकता है? ये ग्रांट सेलेक्ट ऑन EMP का जो टेबल है जिसने बनाया है उसको सेलेक्ट करने के राइट दे सकता है। किसको? स्टोर को। तो हम कहेंगे ग्रांट सेलेक्ट ऑन EMP टू स्टोर। तो क्या कह रहा है? ग्रांट सक्सीड, ग्रांट सक्सीड। अब हम जाते हैं, अब हम यही कहते हैं, क्या कहते हैं? सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्क्वाड डॉट EMP। सेलेक्ट कौन से स्कीमा से कनेक्ट है हम?
स्टोर से कनेक्ट है, देखें स्टोर आ रहा है, लेकिन मैं टेबल किसका उठा रहा हूँ, डेटा किसका उठा रहा हूँ, स्कॉट का उठा रहा हूँ। तो स्कॉट का किसी एक स्कीमा में रहते हुए दूसरे स्कीमा का डेटा उठाने के लिए स्कीमा का नाम डॉट उसके टेबल का नाम। ठीक है, डेटा आ गया, डेटा आ गया ना भाई, आओ सामा, डेटा आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये कहते हैं यार EMP दे दिया उसने, क्या पता DPD भी तुक्के पे आ गया, चेक करते हैं। हमने कहा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्कॉट डॉट DPD, DPD नहीं दिया उसने। अब क्या करेंगे, अब हम जाएंगे, अब हम दोबारा, अब किस में आ गए, स्कॉट में आ गए। अब स्कॉट क्या करेगा, ग्रांट सेलेक्ट ऑन DPD टू किसको, स्टोर। अब इसने किसको राइट, अब कह रहा है DPD के भी राइट, सिलेक्शन के राइट, सेलेक्ट के राइट से। अब ये कहेगा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्कॉट डॉट DPD के भी राइट डालो। ठीक है, अब ये कह रहा है कौन, स्टोर। सर इसने राइट्स दे दिए। अब मैं काम करता हूँ, ये डैलस है या बोस्टन है, बोस्टन को भी मैं न्यूयॉर्क कर लेता हूँ। DPD है किसका, DPD है स्कॉट का, या पाकिस्तानी हो सकता है यार, उसकी चीज आ गई ना, इसमें थोड़ा चेंजेस भी कर लेता हूँ। तो भाई बोस्टन है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं न्यूयॉर्क कर लेता हूँ। ठीक है, करते हुए क्या पता हो जाए। अपडेट किसको, स्कॉट डॉट DPD सेट, क्या सेट, LOC इज इक्वल टू न्यू यॉर्क। ठीक है, वेयर DPTNO इज इक्वल टू 40। यार ये बात को मतलब कितनी डेप्थ में इसके पास जो है वो राइट्स देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक यूजर बना दिया और उसको सब मिल जाए, ऐसा नहीं है। एक स्कीमा को, एक चीज को राइट्स देने पड़ते हैं, तब वो जाके उसको चीजें मिलती हैं। अब यहाँ इस केस में क्या करेंगे, क्योंकि अपडेट के राइट्स नहीं है, तो ग्रांट अपडेट ऑन DPD टू grant update on DPD to सब के लिए। ठीक है, अब मैं ये क्यूरी दोबारा लिखता हूँ, अपडेट स्कॉट डॉट DPD सेट LOC इज इक्वल टू न्यू यॉर्क। ठीक है भाई, वेयर DPTNO इज इक्वल टू 40। कमिट भी कर दो। हाँ, इसके पास कमेंट हो गया ना, स्कॉट के जो है वो टेबल स्पेस में जो टेबल है उसको चेंज कर दिया उसने। अब देखो स्कॉट है ना, ये स्कॉट से कनेक्ट है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम DPD। तो भाई इसने किसका चेंज किया, उसने स्कॉट का ही तो चेंज किया। स्कॉट ने खुद ही तो राइट दिए, अब राइट दिए तो बुक तो राइट्स आपने दे दिए किसी को, तो वो तो आपकी डेटा को चेंज नहीं कर सकता, चेंज कर दिया उसने। ठीक है भाई, तो ये राइट्स इस तरह दिया जाता है। अब इन चीजों से बचने का तरीका, अब आप बोलो, सुस्ती भी होती है ना इंसान के अंदर, यार एक ही स्कीमा बना देते हैं। इस सर ने कहा था एक ही स्कीमा होता है, इतने सारे स्कीमा, सबके स्कीमा अलग, क्योंकि ये जब ये कनेक्ट होगा सॉफ्टवेयर बना के देंगे, तो हो सकता है हमारा सॉफ्टवेयर 100 बंदे यूज करें, 150 बंदे यूज करें। अपना इम्तियाज सुपर स्टोर में चले जाएं, इम्तियाज सुपर स्टोर में जो कैश जो डिपार्टमेंट का होता है, जहाँ पर आप जो है वो हैंड कैरी करके वो आपको स्लिप दे रहा होता है, उसमें तो पता नहीं कितने यूजर होता है, तो हर यूजर अपने यूजर नेम से कनेक्ट होता है। तो वहाँ लेकिन इसके बैकएंड में जो डेटाबेस के अंदर जो स्कीमा बनता है वो एक ही बनता है, लेकिन हर यूजर कनेक्ट होता है। अब हर यूजर जब कनेक्ट होता है तो उसकी इसका टाइमिंग कब आया कब गया, जब वो स्कैनिंग कर रहा था तो उस वक्त
क्योंकि बाज़ वक़्त अभी रिसेंटली एक चीज़ थी कि कोई एक क्यूरी आई थी, मेरा ख्याल नाहिद सुपर स्टोर की, तो उसमें ये था कि फला यूज़र था जो काउंटरमैन होता है, काउंटरमैन था, उसने कहा यार जब ये काम हुआ था ना, मतलब कोई एक रिटर्न चीज़ आ गई कि यार या कोई पर्चा आ गया, पर्चे में कहा गया कि भाई आपने इसके एक्स्ट्रा पैसे काट लिए, ये था नहीं, एक अदद था, ये आपने 2 मरतबा स्कैन किया। तो उसने कहा मैं तो नहीं था, इसको मैं नहीं था, मैं गया हुआ था वॉशरूम। तो बाकायदा तौर पर उसका निकाला गया और वो वाकई उसने लीव कर दिया था। इसका मतलब ये होता है कि आप उस वक्त खड़े होके जब आप जा रहे हो, लीव कर रहे हो, तो आप अगर खड़े हुए हो, अल्टरनेट हो कि जो कस्टमर होते हैं उनको तो हम नहीं कह सकते ना ये आ रहे हैं, नहीं, ये क्या है, ये आप खड़े हुए हो तो आप अपने यूजर से लॉगिन हो गए, रूल है वहाँ, आप अपने यूजर से लॉगिन हो गए, आपने कितना वो कैश कितना सेल किया उसको, तो वो सारे राइट्स होते हैं। तो वो राइट्स कैसे स्कीमा के जरिए अच्छे नहीं बन सकते, उसमें ये होता है आप खुद अपने यूजर्स खुद ही किसी टेबल में मैनेज करोगे तो फिर वो सही तरह, ठीक है भाई। तो उसमें ये है वो एक और हम यूजर बना लेते हैं, एक स्टोर है, हमें एक यूजर बनाना है, पेरोल का यूजर बनाते हैं, किसका यूजर बनाते हैं, पेरोल का यूजर, ठीक है। ये तो समझ आ गई आपको हमने किस तरह यूजर बनाया है स्टोर का। स्टोर के बाद जो है वो हमने उसको राइट दिए, किसने राइट दिए, सिस ने, सिस के पास सारे राइट्स हैं। अब हम जाते हैं पेरोल बनाने के लिए, पेरोल कौन बनाएगा, सिस बनाएगा। हम सिस के बाद दोबारा आते हैं, हम कहेंगे भाई एक यूजर बना दो। अब ये यूजर बनाएगा, अब ये क्रिएट यूजर स्टोर आइडेंटिफाइड बाय स्टोर से नहीं बनाएगा। अगर ये क्रिएट यूजर यूजर नेम आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड लिखेगा तो 1 बाय 1 इसको स्टेप बाय स्टेप ग्रांट भी देने पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, ग्रांट भी देना पड़ेगा। इसकी जगह एक लाइन लिखते हैं, ग्रांट, हम कहते हैं जितनी भी सारी चीजें जितने सिस के पास है वो सब कहलाता है डीबीए, क्या कहलाता है, डीबीए सब है। ग्रांट डीबीए रोल है, जिस तरह मैंने बताया पब्लिक एक रोल है, तो एक रोल बना दिया, फिर डीबीए भी एक रोल है, उस रोल के अंदर सब चीजें क्रिएट करना, किसी दूसरे यूजर की चीजें उठाना, किसी दूसरे यूजर की चीजों में अपडेट करना, उसके पास सारी है। तो हम कहते हैं ग्रांट डीबीए, अगर इस तरह का कोई यूजर बनाना हो जिसके पास सारे राइट्स आ जाए, सिस वाले आ जाए, तो ग्रांट डीबीए टू हमने कहा पेरोल आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड तो बताना पड़ेगा, आइडेंटिफाइड बाय पेरोल बन गया, यूजर क्रिएट हो गया। कौन सा यूजर क्रिएट हुआ, पेरोल का। अब हम जाते हैं, वैसे क्या होना चाहिए अगर मैंने इसको जो है वो देखो इसके इसमें और इसमें फर्क देख लो। इसमें मैंने क्या कहा था, क्रिएट यूजर का नाम आइडेंटिफाइड बाय, यहाँ पर मैंने क्या कहा, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट ग्रांट कर दिया, ग्रांट डीबीए, तो ग्रांट डीबीए पूरा डीबीए भी दे दिया, ग्रांट डीबीए टू यूजर जो होता है उसमें यूजर बनता भी है और यूजर को चीजें भी असाइन हो जाती है। ग्रांट डीबीए टू यूजर का नाम आइडेंटिफाइड बाय यूजर का नाम। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा पेरोल होना क्या चाहिए पहले वाले स्कीमा के मुताबिक। अगर इसकी तरह बनाते हैं तो फिर एरर दे देता, क्या एरर देता, यूजर लेक्स का एरर देता था कि भाई इसके पास क्रिएट सेशन के राइट्स नहीं है। तो हम यहाँ पर आएंगे पेरोल और यहाँ आएंगे पेरोल, कनेक्ट भी हो गया, एरर ही नहीं दिया उसने, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो हम जाते हैं सेलेक्ट। भाई सबसे ज्यादा चीजें क्या होती है, अपने पास चीजें बनाना इतना मुश्किल काम नहीं होगी जितना दूसरों की चीजें उठाना मुश्किल काम होगी। तो हम पहले दूसरों की चीजें उठा के देख लेते हैं कि भाई इसके पास क्या राइट्स है। नहीं होना चाहिए ना एथिकली ईएमपी का टेबल की चीजें उठाने का। सेलेक्ट फ्रॉम scott.emp राइट्स, सब राइट्स है इसके लिए, अपडेट के भी राइट्स हैं। हमने कहा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डीपीटी, डीपीटी नहीं, डीपीटी ये अपने स्कीमा पे तलाश करेगा। scott.dpt, ठीक है। हमने कहा यार ये जो है ना न्यूयॉर्क, इसको बोस्टन कर दो, क्या कर देते हैं, इसको बोस्टन कर देते हैं। हमने कहा अपडेट, देखते हैं ना क्या पता सिर्फ सेलेक्ट के राइट्स ये ना हो। हमने कहा अपडेट scott.dpt set LOC is equal to Boston where क्या where
DPTNO इज इक्वल टू 40 राइट्स है, अपडेट के भी राइट्स है। इसका मतलब है ग्रांट DBA2 करके जो भी यूजर बनाओगे उसके पास सारे सिस वाले राइट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके पास, किसके पास, स्कॉट के पास। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम DPT, आ गया पोस्टर सबसे नीचे, ठीक है भाई। अब इसने राइट्स नहीं दिए, ये तो सिस ने ही एक ऐसा स्कीमा बना के दे दिया जो सबका डेटा उठा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, सिस का पासवर्ड खलील के पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी जिम्मेदार बंदे, जिम्मेदार तो हर के भी है, लेकिन ये किसके पास होना चाहिए, DBA के पास होना चाहिए। किसके पास होना चाहिए, DBA के पास, हर किसी के पास नहीं होना चाहिए। ये क्यों एरर दे रहा है, रुक गया, कहाँ चल गया, चल रहा, अच्छा खैर भाई समझ आ गए आपको। ये राइट्स होते हैं और यही चीजें होती हैं। SQL हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इस SQL के अंदर आप लोगों ने पढ़ना है घर पे जाके, ठीक है, और इसको जो है अपने एक टेस्ट रख लेते हैं छोटा सा। इनलाइन व्यू हमने पढ़ा दी, इनलाइन व्यू पढ़ा दी, सब क्यूरी पढ़ा दी, सब कुछ पढ़ा दी, पिछली क्लास में अच्छा था तब पढ़ा दिया, ठीक है भाई। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रिपोर्ट्स बनाना। SQL आपने पढ़ ली है, SQL आपको आ गई है, SQL की मदद से आप जो है वो क्यूरीज टाइप कर सकते हैं। जब क्यूरी टाइप कर सकते हैं तो उस क्यूरी को यूज करते हुए आप रिपोर्ट्स बना सकते हैं। तो हम यूजर रिपोर्ट्स की अब जो है वो परसों हमारी रिपोर्ट की क्लास होगी, पहली क्लास होगी। रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट पे काम कैसे करें, तो रिपोर्ट पे काम करने के लिए आपको रिपोर्ट का टूल आना चाहिए, रिपोर्टिंग टूल। रिपोर्टिंग टूल जो है हम इसी का यूज़ करेंगे, ऑरेकल डेवलपर सूट इंस्टॉल करेंगे, ऑरेकल डेवलपर सूट इंस्टॉल करेंगे। ऑरेकल डेवलपर सूट के अंदर फॉर्म भी होगा और जो है रिपोर्ट 10G फॉर्म भी होगा और जो है वो रिपोर्ट भी होगी। अगर आप 11G करने के ख्वाहिशमंद हैं तो 11G के लिए आपको वेबलॉजिक इंस्टॉल करनी पड़ेगी, पूरी वेबलॉजिक इंस्टॉल करनी पड़ेगी और फिर वो उसकी कनेक्शन इससे बनेगी। तो आप पहले 10G देख लो, जो डेवलपमेंट 10G में है उसी 10G को आप 11G में कंपाइल करके फेंक दो तो वेबलॉजिक सर्वर पे भी वो चल जाएगा, ठीक है भाई। इसमें मैं 10G आपको करवाना सिखाऊंगा। 10G जो है वो 10G पे किस तरह जो है वो फॉर्म बनते हैं, किस तरह रिपोर्टें बनती है। तो नेक्स्ट क्लास हमारी जो है वो रिपोर्ट्स की होंगी। ये हमारी क्लास हमारी SQL हमने कंप्लीट कर दी है। SQL के मुतालिक जो है वो कोई भी इस तरह की जो क्यूरीज हो वो आप जो है वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। कल क्या दिन है, जुमेरात है, जुम्मा हमारी जो है इस वीक की लास्ट क्लास होगी, हफ्ते को मैं हूँ नहीं। खैर वो जैसे जैसे आप रिपोर्टों में आओगे तो वो क्यूरी जो है वो जो कुछ रह गई है वो हम बाद में उसको कर सकते हैं, क्योंकि हमारा और आपका साथ तो वैसे भी फॉर्म्स तक है। तो उसमें जहाँ आपको क्यूरी की प्रॉब्लम है, जहाँ हमारी ऐसी क्यूरीज आएंगी कि यार ये चीज़ आपके टॉपिक में रह गई थी, हम दोबारा रिपीट करेंगे, क्योंकि इसमें भी एक तरीके की रिपोर्ट नहीं है। इसमें टेबलर रिपोर्ट है, इसमें मास्टर डिटेल रिपोर्ट है, इसमें लेफ्ट अबव रिपोर्ट है, इसमें जो है वो मैट्रिक्स रिपोर्ट है। तो वो 4-5 किस्म की रिपोर्ट्स है, उस पर हम काम करना सीखेंगे। तो क्यूरीज तो वैसे भी आएंगी, ठीक है भाई। अच्छा, इसके लिए जो है वो डेवलपर सूट आपको मैं कॉपी कर देता हूँ। मोस्टली कौन सा टेबल, मतलब रिपोर्ट्स की टाइप, हर किस्म की रिपोर्ट यूज होती है, सारी हर किस्म की रिपोर्ट्स यूज होती है। टेबलर रिपोर्ट भी यूज होती है, अपना ग्रुप बाय भी रिपोर्ट्स यूज होती है। ग्रुप बाय में भाई आपके पास कोई ऐसी क्यूरी आ गई कि किसी कस्टमर वाइज मुझे डिटेल चाहिए, एक कस्टमर उसकी डिटेल, दूसरे कस्टमर उसकी डिटेल, तो कौन सी रिपोर्ट है ये? ग्रुप बन गया ना भाई, एक कस्टमर उसकी जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसकी डिटेल आ गई, तो ये ग्रुप बाय क्यूरी, ठीक है। टेबलर क्या होता है? टेबलर यही सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP, तो वो टेबलर सिंपल जो डेटा आ रहा है वो टेबलर डेटा आ रहा है, ठीक है। मैट्रिक्स रिपोर्ट ऐसी होती है जो लेफ्ट भी होती है राइट भी होती है। मतलब मैट्रिक्स रिपोर्ट इस तरह होती है कि 1981 1982 उल्टा पे 80 81 82 83 84
और ऊपर चल रहे होंगे जॉब्स कि वो 1980 में क्लर्क कितने हायर हुए, 1980 में वही 1980 उल्टे हाथ पे चल रहा होगा, 1980 में क्लर्क के साथ मैनेजर कितने हायर हुए। मतलब डेटा यूं भी जा रहा है और यूं भी जा रहा है, हॉरिजॉन्टली भी चल रहा है और वर्टिकली भी चल रहा है, तो ये कहलाता है मैट्रिक्स रिपोर्ट। मैट्रिक्स रिपोर्ट सबसे महंगी रिपोर्ट है। मतलब हम अगर किसी क्लाइंट को बना के देते हैं तो एक रिपोर्ट की जो हम अपने जब पैसे लगाते हैं ना कि भाई एक सॉफ्टवेयर कितने का बन रहा है, तो एक मैट्रिक्स रिपोर्ट के हम 15,000 रुपये लगाते हैं एक रिपोर्ट। अगर उस 4 रिपोर्टें बनवा रहा है 15 चौक 60,000 रुपये, डिस्काउंट के साथ 50,000 रुपये, सबसे महंगी रिपोर्ट मैट्रिक्स रिपोर्ट। बाकी जो टेबलर रिपोर्ट है तो हम उसमें ऐसे दे देते हैं, ग्रेवी दे देते हैं, ठीक है। तो वो होती है ना कि भाई जब हमारी कम्युनिकेशन होती है किसी क्लाइंट से कि भाई क्या चाहिए आपको, आप क्या कर रहे हो अभी, किस तरह सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो वो देता है। फिर हम बताते हैं आपको क्या चाहिए, हम वो बताते हैं भाई ये फॉर्मेट है, हमारे सीईओ देखते हैं, ये फॉर्मेट है हमारे मैनेजर देखते हैं, ये फॉर्मेट है हम डेली बेसिस पे निकालते हैं, ये फॉर्मेट है हम इससे पेमेंट साइन करते हैं, ये वो है जो हम चेक देते हैं तो उस पर साइन करवाते हैं। तो वो देता है अपनी चीज़ें। पर हाँ भाई दे दिया आपने, ठीक है 20 रिपोर्ट है। इसके अलावा सर 10-15 में 5-6 रिपोर्ट और होंगे, 20 और 6 26 30 रिपोर्ट में 30 रिपोर्ट में इतना पैसा होता है, वो सारे ऐड किए जाते हैं। फिर हम फाइनेंशियल प्रपोजल देते हैं तो उसमें फाइनेंशियल प्रपोजल में सारी चीज़ें होती है, बताया जाता है कि भाई इतनी रिपोर्ट है, इतने फॉर्म है और इतना ये डेटाबेस है। हार्डवेयर आपका होगा सर, ये सॉफ्टवेयर दिया 3 लाख रुपए का, हार्डवेयर 5 लाख रुपए का, तो 5 लाख रुपए देखते जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है भाई। अच्छा भाई सॉफ्टवेयर आप ले लें, सॉफ्टवेयर मेरा ख्याल है मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हुए, ये सॉफ्टवेयर डेवलपर सूट इंस्टॉल करते हुए आप डेटाबेस बंद कर दीजिए। अगर आपके पास 2 GB रैम हो, अगर आपके पास 4 GB या 8 GB रैम हो अगर आपके सिस्टम में, तब तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 2 GB रैम है तो फिर आप क्या करोगे, अब डेटाबेस को इसको डाउन कर देना। डेटाबेस को डाउन करना पता है ना, services.msc में जाके टाइप पे आए, रन कमांड में services.msc लिखें, services.msc लिखें, यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर जितनी भी सर्विसेज चल रही, चाहे माइक्रोसॉफ्ट की हो, चाहे जो है वो लिनक्स की हो, किसी की भी हो, तो वो सारी आ रही होगी। अब आप ओ पे जाएं, सबसे नीचे Oracle सर्विस ORCL आ रहा होगा। मेरे पास चूंकि 3 डेटाबेस इंस्टॉल है तो ORCL, ORCL1, ORCL DB। तो आपके पास सिर्फ अगर आपने वन टाइम में इंस्टॉल कर सही कर दिया तो फिर Oracle सर्विस ORCL आ रहा होगा। उसको आप क्या करते हैं, इसको पकड़ के स्टॉप कर दें। अभी जो स्टार्ट है ना, इसको क्या करते हैं, स्टॉप कर दें। जब इसको स्टॉप कर देंगे फिर आप डेवलपर सूट कर लें। लेकिन अगर आपके पास 4 GB रैम है तो कोई मसला नहीं, इसको चलने दें, आप डेवलपर सूट इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। डेवलपर सूट का सेटअप मैं आपको दे देता हूँ। आपके पास है डेवलपर सूट का सेटअप? कोड नहीं, कोड तो उसके बाद डेवलपर सूट भी होगा अगर जब जॉइनिंग आप यूज करते हो ना, रिपोर्टों में व्यू जब एक आपने ज्वाइनिंग बना ली, ठीक है, अब उसके अंदर बहुत सारे कॉलम ऐसे थे जो आपको चाहिए थे, 2 टेबल को मिलाया, ज्वाइनिंग को पढ़ी ना आपने, ठीक है, LOB में क्या क्या लगा, तो ज्वाइनिंग लगा, आप ज्वाइनिंग बना, आप एक व्यू बना, आप डेटाबेस के अंदर एक व्यू बना लो, उस व्यू को यूज करो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर कोई चेंजेस होगी आप व्यू में बैकएंड पे चेंज कर दोगे, यूजर को परेशान नहीं करोगे। वरना क्या होगा, फॉर्म पे काम करोगे, LOB सही करोगे आप, फिर क्या करोगे, फॉर्म उसको बोलोगे अगर अपना फॉर्म अंदर हो, फॉर्म में अपडेट कर रहा हूँ, सब की क्यूरी आती है ना, फॉर्म अंदर हो, फॉर्म खुला हुआ है, फॉर्म में अपडेट नहीं कर सकता, तो उसमें क्या होगा, आपको फॉर्म पे काम करने की कोई जरूरत नहीं होगी। आप किस पे काम करोगे, डेटाबेस पे काम करोगे, खुद को ऑटोमेटिक वहां से चेंज हो जाएगा।
व्यू में F9 करते हो ना, F9 कंट्रोल है, जो भी आपके वहाँ पर कीज है उसमें जो डेटा आ रहा होता है वो ज्वाइनिंग से भी आ सकता है और व्यू से भी आ सकता है। बेस्ट ये होता है कि आप एक व्यू बना लो, उस व्यू को कॉल करो, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक क्वेरी है जिसमें आप ईनेम, जॉब, सैलरी और उसके साथ साथ जो है वो LOC और DNAM में उठा रहे हो। LOC और DNAM कहाँ है? DBT के अंदर है, लेकिन आपको ज्वाइनिंग लगानी पड़ेगी। अब आप एक मरतबा आपने क्वेरी कर ली, अब दोबारा 4-5 क्वेरीज बाद फिर दोबारा इस टाइप की क्वेरी चाहिए आपको, तो क्या होगा मतलब दोबारा आपको दोबारा लिखना पड़ेगा select e.ename e.cell e.commissioner e.dbtno फिर कॉमा d. फलानी पूरी लिखनी पड़ेगी ना। इसकी जगह ये पूरा जो लिखा हुआ है उसको सेव कर दो। उसको सेव करने का नाम है व्यू। व्यू का नाम देके उसको सेव कर दो तो डेटाबेस में सेव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, तो हम क्या की बात कर रहे हैं? डेवलपर सूट। डेवलपर सूट जो है उसका सेटअप मेरे पास पड़ा हुआ है भाई। डेवलपर सूट का सेटअप जो इंस्टॉल हुआ ना, वे ये डेटाबेस क्या करें मेरे भाई, बाहर तो नहीं पड़ा हुआ।